हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सभी बच्चों को पता है कि सर कल पेपर होने आया, तो यानी लगभग आपने तैयारी कर ली होगी। ठीक है, फिलहाल ये 10 टॉपिक हैं जिन्हें आप टिप्पणी कह लीजिए या अंतर कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने सोचा कि कहीं आपके छूट ना जाए, तो इस वजह से उन्हें आंसर सहित लेके आ गए हैं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं है आपकी, कल पेपर है, तो एक डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे, पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, मस्त होकर पेपर देने जाइए। ठीक है, फिलहाल पहले इस वीडियो को देखिए, उसका नहीं पढ़ रखा है तो सर प्लेलिस्ट देखिए। फिलहाल जरा देखिए सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अंतर पूछ सकता है या फिर इन पे टिप्पणी या परिभाषा की तरह से इन्हें पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया, नाम से मतलब समयुग्मजी मतलब जिनमें समान युग्मक हो, यानी समान जोड़े वाले कहलाते हैं समयुग्मजी और अलग अलग जोड़े वाले कहलाते हैं विषमयुग्मजी। तो एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी जब समान होते हैं तो समयुग्मजी, जब अलग अलग होते हैं तो विषमयुग्मजी। सम का मतलब जैसे हमने कैपिटल टी सेम है, स्मॉल टी सेम है तो समयुग्मजी हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है तो विषमयुग्मजी हो गया। फिर समयुग्मजी है तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक ही प्रकार के युग्मक होते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं। ठीक है, इनकी संतान जनक के समान होती। जनक मतलब जैसे इनके पिताजी थे, उन्हीं पिताजी थे, माता थे, उनके लक्षण इनमें होंगे। इनकी संतान में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं सर। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसे पूछे, अगर इसकी परिभाषा पूछ ले तो क्या लिखेंगे आप, लिख देंगे सर, जिनमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तथा एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं। यानी वही अंतर है और वही डेफिनेशन है, जैसे पूछे वैसे आप लिख देंगे। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पेपर होने के बाद हमें आकर जरूर बताइएगा कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए कितनी फायदेमंद रही। पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर, इन्हीं को जीन प्रारूपी समलक्षणी भी कहते हैं। जीनोटाइप यह जीन संगठन को दिखाता है, फिनोटाइप यह जीवों के आकार रंग रूप को दिखाता है। जीनोटाइप में क्या होता है, जीन की संरचना जो इनके पूर्वज होते हैं, मतलब इनके जनक होते हैं, उनके गुणों के आधार पर होती है। फिनोटाइप में क्या होता है, देखने से ही पता चलता है, जीवों में प्रत्यक्ष देखने से ही समलक्षणी का पता चल जाता है। यानी फिनोटाइप में देख के पता करेंगे। यानी जीनोटाइप में कुल मिला के जीन वाला खेल है और फिनोटाइप में जीवों वाला खेल है, समान लक्षणों वाला खेल है सर। ठीक है, परिभाषा इनकी पूछी जाए तो आप लिख देंगे सर, जिनमें जीन संगठन, जो जीन संगठन को व्यक्त करते हैं और जिनकी जीनी संरचना को जीवों के पूर्वज गुणों के आधार पर स्थापित किया जाता है, जीनोटाइप कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये छूट ना जाए इसलिए पूरी प्लेलिस्ट में ही हमने सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं जितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, यह गुणसूत्र का संघनित भाग होता है। संघनित का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जब चीजें मिलकर आपस में कुछ बड़ा बनाती है तो उसे कहते हैं संघनित। ठीक है, जैसे बूंदे इकट्ठी हो जाती हैं तो उसे कहते हैं संघनन। तो यह गुणसूत्र का संघनित भाग होता है। यह कैसा होता है, गुणसूत्र का फैला हुआ भाग होता है। इसमें डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, इसमें जल्दी से हो जाता है। अनुलेखन की दृष्टि से यह निष्क्रिय होता है और यह अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता है। तो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल तरीके से हमने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है भाई, जो हमेशा सक्रिय रहे। प्रतिरक्षा क्या होती है पहले बता चुके हैं। प्रतिरक्षा बोले तो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट किए जाते हैं, यानी सक्रिय वाले में शरीर में इतनी शरीर की पावर को बढ़ाया जाता है कि अपने आप ऑटोमेटिक प्रतिजन प्रविष्ट हो बने। इसमें क्या होता है, सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं, डायरेक्ट शरीर के अंदर डाले जाते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब ये शरीर के अंदर बनाए जा रहे हैं तो इन्हें उत्पन्न होने में टाइम लगेगा। इनमें क्या डायरेक्ट डाल दिए गए तो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो चीज जल्दी हो जाती है वो कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं और इनकी क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। तो 4 चीजें हो गई, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद एक क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। जो वृषण ग्रंथि होती है, ठीक है, वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, तो भैया शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो वृषण कोष होता है उसका टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक, शरीर का कितना होता है, 37 होता है, सबको पता है। तो शरीर का तापमान अधिक होने के कारण अंदर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोष में चले जाते हैं। ठीक भैया, इसलिए बाहर होते हैं। उसके बाद विदलन
और समसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। तो विदलन में क्या होता है, यह युग्मनज में होता है, यह किसमें होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसमें अंतरावस्था छोटी होती है तो उसमें लंबी होती है। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, उसमें डीएनए और कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण होता है। इसमें कोशिका वृद्धि नहीं होती है और उसमें कोशिका वृद्धि होती है। तो यह भी एक अंतर कह लीजिए या टिप्पणी कह लीजिए, जिस भी तरीके से पूछे जाए आपको पता होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रूणीय गर्भ झिल्लियों पर टिप्पणी, या फिर पूछेगा किन्हीं दो गर्भ झिल्लियों पर टिप्पणी या किन्हीं दो भ्रूणीय झिल्लियों पर टिप्पणी। तो सर टोटल 3 होती हैं, एक पीतक कोश, एक एमनियन व कोरियन, और तीसरी होती अपरा कोशिका। जरा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये क्या करती है, यह भोजन देती है भ्रूण को। भ्रूण तो समझते हैं आप, जब बच्चा पैदा होने से पहले जो बनता है उसे भ्रूण कहते हैं, सरल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। तो पीतक कोश क्या होता है, पीतक जो होता है वो भ्रूण के भोजन का मुख्य स्रोत है। यानी जो पीतक है वो क्या करेगा, भ्रूण को भोजन देगा। यह एक कोश में रहता है जिसे कहते हैं पीतक कोश। इसका काम क्या होता है, यह पीतक की रक्षा करता है एवं भोजन को पचाना, ये सारी चीजें कौन करता है, पीतक कोश। उसके बाद दूसरा होता है एमनियन व कोरियन। ये 2 लेवल होते हैं, यहां लिखा हुआ आंतरिक स्तर को एमनियन कहते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। आंतरिक स्तर को एमनियन कहते हैं और बाहरी स्तर को कोरियन कहते हैं। इनका काम क्या होता है, एमनियन भ्रूण में जल की कमी को रोकता है और कोरियन पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इन सब में सहायता करता है। यानी भोजन देगा ये, पचाएगा ये क्या काम करेगा, पानी की कमी को पूरा करेगा, पोषण को पूरा करेगा, श्वसन क्रिया को कराएगा, ये सारी ये वाली झिल्लियां कराएंगे। और आखिरी होता है अपरा कोशिका, ये क्या करवाएगा भाई, ये भी श्वसन अंग और मूत्राशय का कार्य करता है। यह एमनियन और कोरियन के बीच स्थित होता है, इन दोनों के बीच होता है और ये क्या करता है, भ्रूणीय, श्वसन अंग और मूत्राशय का कार्य करता है। तो यानी ये तीनों चीजें यहां से लेके यहां तक ये 3 झिल्लियां होती हैं जो भ्रूण के लिए काम करती हैं, उसके उत्पन्न होने से, उसके पाचन, भोजन, ठीक है, श्वसन, इस तरह मूत्राशय, ये सारी चीजों पर काम करती हैं। ये 3 झिल्लियां होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक आपको पढ़ना है प्रभाविता और अप्रभाविता। यह हमने प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, मेंडल के नियम इसलिए यहां नहीं लिखा है। जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच या कारकों के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो एक लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण और इस गुण को प्रभाविता कहते हैं। जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभाविता। जाहिर सी बात है, प्रभावी जो दिखाई दे वो प्रभावी है, दूसरे की भाभी सबको दिखाई देती है, प्रभावी है, अपनी भाभी किसी को नहीं दिखाई देता है, घर की मुर्गी दाल वाला, अप्रभावी है। खैर उसे सीरियस मत लीजिएगा। अगला है सहजीवन या सहजीविता पर टिप्पणी। तो सह का मतलब साथ साथ, जीवन मतलब जिंदगी एक दूसरे पर डिपेंड है, तो सहजीवन कहलाते हैं। इस संबंध में दोनों जीवों का लाभ होता है, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, मटर के पौधों में जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, जड़ों में मटर में राइजोबियम जीवाणु की उपलब्धि कह लीजिए या फिर उपस्थिति कह लीजिए, ठीक है सर। लाइकेन में कवक और शैवाल में संबंध होता है। कवक और शैवाल क्या होते हैं, एक आदमी भोजन प्रोवाइड कराता है, एक आदमी जल और खनिज लवण प्रोवाइड कराता है। कवक और शैवाल आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सहजीविता, ठीक है सर। एक होता है जलोदविद और मरुदविद पादप, ठीक है। अगर मान लें इनकी परिभाषा पूछ ले तो ऐसे पादप जिनमें जड़ें अविकसित होती हैं, उपचर्म नहीं पाए जाते, पत्तियां कटी फटी पतली फीते समान होती हैं, फीते के समान होती हैं, जलोदविद कहलाते हैं। जलोदविद मतलब जो जल में होते हैं, जैसे कमल हो गया, हाइड्रला हो गया, इस तरीके की चीजें। मरुदविद क्या होते हैं, सभी भागों में उपचर्म पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता, इनमें पाया जाता है। जड़ें कम विकसित होती हैं, ज्यादा विकसित होती हैं। पत्तियां जो है कटी फटी होती हैं, इसमें कांटों में बदल जाती हैं, जैसे आपने नांग फनी देखा हो, ये लिखा हुआ, तो नांग फनी वगैरह ये सब काहे में आता है, मरुदविद में। गिन ले रहा हम टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये प्रभाविता अप्रभाविता 10। ये 10 के 10 मोस्ट वांटेड निकाले गए। पूरी रिसर्च करने के बाद हमने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपकी पहले से पढ़ी हुई होंगी। अगर पढ़ी हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हैं तो एक बार आप इन्हें देख लें। फिलहाल हम साइड में हो जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इन्हें पढ़ लीजिए। फिलहाल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर पेपर में अगर कुछ ऐसा आ गया जो हमें नहीं आता है, फिलहाल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तो अंट संट गवर्नमेंट जो आपको आता है वो आप लिख के आएंगे। खाली कॉपी पे कोई नंबर नहीं देता है, सादी कॉपी पे कोई नंबर नहीं मिलते। जो आए वो लिखिएगा, बस बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी गाना लिख दिया, पिक्चरों के नाम लिख दिए, बोले कल आईपीएल में मैच देखा था वो बैटिंग लिख दी, नहीं, उसी से रिलेटेड लिखिएगा, नंबर मिल जाते हैं। फिलहाल दोस्तों बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे जाके जरूर चेकआउट करिए। अगर अभी तक नहीं देखा है, 3-4 घंटे आपको लगेंगे, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि आपको डर खत्म हो जाएगा। लगभग इतना आप पढ़ लेंगे कि आप आसानी से पेपर को दे पाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।